हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप लोगों ने बात करी थी हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश क्या है। ठीक है। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस टुडे, इट्स ऑल अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स। आज हम बात करने वाले हैं कि इनकी जनरल प्रिंसिपल्स की। जब हम बात करते हैं इंग्लिश टीचिंग का, तो उसके लिए जो जनरल प्रिंसिपल्स हमें दिए गए हैं वो जनरल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हो सकते हैं या हैं। ठीक है। देखो, जनरल प्रिंसिपल्स जब हम बात करें वो बनाए क्यों, इन्हीं प्रिंसिपल पर बेस्ड करे गए हैं मेथड्स को। जितने भी हम टीचिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, वो सारे टीचिंग मेथड्स जो हैं वो इन प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड होते हैं। ठीक है। और इनमें सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस और प्रोवाइडिंग कंडक्टिव एनवायरनमेंट। मीन्स ये एक ऐसा प्रिंसिपल है दोस्तों जो आप लोगों को बता रहा है, ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस और प्रोवाइडिंग कंडक्टिव एनवायरनमेंट। तो दिस इज अ प्रिंसिपल दैट टेल्स अस, ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि आप लोगों को नेचुरलनेस का प्रिंसिपल जो है वो उसको फॉलो करना चाहिए और बच्चों को एनवायरनमेंट देना चाहिए जो कैसा होगा, कंडक्टिव एनवायरनमेंट। ठीक है। कंडक्टिव का मतलब क्या होता है, व्यवहार करने वाला, जिसमें बच्चा व्यवहार कर सकता है। द मदर टंग इज स्पोकन इन द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय फैमिली एंड नेबरहुड। देखो, मातृभाषा कैसे सीखता है बच्चे का, मातृभाषा सीखने का तरीका क्या है, मातृभाषा सीखने के पीछे उसका कारण यही होता है कि उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है। वो जो है उसको क्या मिल रहा है, एनवायरनमेंट मिल रहा है। ठीक है। एनवायरनमेंट किस तरह से, उसके घर में जहां पर भी देखो वहां पर लोग क्या बोल रहे हैं, वहां पर लैंग्वेज मदर टंग बोल रहे हैं। तो फैमिली में जाएगा तो मदर टंग, जब वहाँ पर है बच्चा, मदर टंग मिल रही है उसको, कहाँ पर मिल रही है, जब वो एनवायरनमेंट है उसको, फैमिली में जाएगा तो मदर टंग है। नेबरहुड के पास जाएगा, पड़ोसियों के पास जाएगा तो भी मदर टंग बोल रहे हैं। दोस्तों में होगा, स्कूल में होगा, एवरीवेयर मदर टंग इज यूज। सभी जगह पर क्या हो रही है, मदर टंग यूज हो रही है। तो इसी कारण से बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो आप लोगों का एक प्रिंसिपल इंग्लिश में भी फॉलो होना चाहिए। क्या फॉलो होना चाहिए, कि बच्चे को वातावरण मिले, किसका, एक नेचुरल एनवायरनमेंट उसको मिले, कि सब जगह बस अंग्रेजी ही बोली जा रही है और बच्चे को भी मजबूर कर दिया जाता है उस एनवायरनमेंट के द्वारा कि आप भी इंग्लिश बोलो। और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस जो है ये कौन सा मेथड फॉलो करता है दोस्तों, याद रखना, डायरेक्ट मेथड इसको फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस को फॉलो कौन सा मेथड करता है, डायरेक्ट मेथड इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की, तो बट दिस इज नॉट ट्रू विद फॉरेन लैंग्वेज। तो ये फॉरेन लैंग्वेज के साथ में सच नहीं है, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज मतलब हो गया हमारा सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। अब इंग्लिश में आपको पता है कितना वातावरण है, आपके चारों तरफ बताओ कितना एटमॉस्फेयर आपको लैंग्वेज इंग्लिश का मिल रहा है, न के बराबर मिल रहा है ना। हमारे चारों तरफ जितने भी लोग हैं ये हम हैं, और ये हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है। हमारे चारों तरफ कितनी परसेंट इंग्लिश बोली जा रही है, न के बराबर। 1% लोग भी नहीं होंगे हमारे चारों तरफ जो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो अब हमें एनवायरनमेंट मिलेगा कैसे, एनवायरनमेंट मिलेगा नहीं तो हम सीखेंगे कैसे। इसीलिए क्या कहा जा रहा है, द चाइल्ड एनकाउंटर्स दिस लैंग्वेज, बच्चा पहली बार इस भाषा से कब टकराता है, ऑल ऑफ अ सडन इन वन ऑफ हिज क्लासेस, उसकी किसी क्लास में। हेंस अ नेचुरल एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। इस प्रकार से नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और वो प्रोवाइड कैसे किया जाएगा, देखो, टॉकिंग टू स्टूडेंट्स इन द फॉरेन लैंग्वेज, टीचर जो है बच्चों से फॉरेन लैंग्वेज में बात करे, क्लास में हो या प्लेग्राउंड के अंदर हो, उनसे बात की जाए अंग्रेजी में, कि अंग्रेजी के अलावा और किसी में बात ना करे। उनको इनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए टू कन्वर्स ओनली इन दिस लैंग्वेज, कि वो इसी लैंग्वेज के अंदर ही बात करें। लैंग्वेज क्लब बनाए जा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कराया जा सकता है। देयर आर सो मेनी वेज जिनके द्वारा बच्चों को इनकरेज किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है, ताकि वो इंग्लिश बोले और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। ये देखो आगे, अरेंजिंग ग्रुप डिस्कशंस अरेंज किए जा सकते हैं। ये प्रिंसिपल यूजफुल है टीचिंग इंग्लिश को किन तरीकों से पढ़ाने में, देखो, इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। इन टीचिंग लर्निंग फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर बताई जा सकती है यदि आप इस तरीके से पढ़ाते हो। फंक्शनल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्रायोगिक व्याकरण। देखो, व्याकरण बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन सारी व्याकरण का आप बोलते समय प्रयोग करते हो ऐसा नहीं है। क्या हिंदी में आप जितनी व्याकरण को पढ़ रहे हो, क्या उतनी पूरी व्याकरण या उतने पूरे शब्द जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं हिंदी बोलते समय, नहीं होते। द सेम थिंग हैपेंस विद इंग्लिश ऑल्सो, कि इंग्लिश में भी जितना बड़ा व्याकरण है, लेकिन हम जब बोल रहे हैं तो पूरा व्याकरण का प्रयोग नहीं होता है। तो फंक्शनल व्याकरण आप सिखा सकते हो।
ओरल एक्सप्रेशन, ओरल एक्सप्रेशन का मतलब जो है दोस्तों वो हो गया मौखिक अभिव्यक्ति। तो बालक जो है वो अपने आप को अभिव्यक्त करना कैसे सीखेगा, यदि उसके पास में एनवायरनमेंट नहीं है। आज एक स्टूडेंट, बच्चा मातृभाषा बोल पा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने उसको वातावरण दिया। बच्चे ने सुना माता-पिता को बोलते हुए या घर वालों को बोलते हुए, फिर उसको एक एनवायरनमेंट दिया गया जहाँ पर वो अपने आप को एक्सपोज़ कर सके और वहाँ पर उसने उस भाषा का प्रयोग किया, तो वो मौखिक अभिव्यक्ति वहाँ पर उसको सिखाई जा सकती है इस प्रिंसिपल के माध्यम से। डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग हैबिट्स, अब आपके पास में अगर वातावरण है ऐसा, तो हो सकता है आपके पास में ऐसा न्यूज़पेपर भी हो सकता है, या हो सकता है आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाएँ तो कोई मैगज़ीन जो होती है उसको भी रख सकते हो, या हो सकता है आप और कोई लिटरेचर इंग्लिश का वहाँ पर रखें। और क्योंकि बच्चे को वातावरण मिलेगा, इसलिए उसके अंदर रीडिंग की हैबिट जो है वो डेवलप होने लग जाएगी। इन मेकिंग ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स, हिंदी बोलते समय क्या आप लोगों के दिमाग में आइडियाज़ और थॉट्स जनरेट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हम जब हिंदी बोलते हैं तो क्या हम हमारी मातृ जो दूसरी भाषा, लोकल लैंग्वेज जो अपनी है, क्या हम पहले सेंटेंस को उसमें सोचते हैं फिर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं? जी नहीं। तो अंग्रेज़ी के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही सोचा जाए और उसको इंग्लिश में ही बोला जाए। और इसके लिए ज़रूरी होगा एनवायरनमेंट, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने से आइडियाज़ और थॉट्स जो हैं वो इंग्लिश में ही बनने लगते हैं। टीचिंग अ लैंग्वेज इन्वॉल्व्स, भाषा को पढ़ाना क्या इन्वॉल्व करता है? कंजॉइनिंग टू एसेंशियल फीचर्स, दो मुख्य फीचर्स यहाँ पर जॉइन होते हैं। पहला कौन सा है, ध्यान रखना, द लर्नर मस्ट एक्सपीरियंस द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड इन मीनिंगफुल वेज। मतलब बालक जो भाषा को सीख रहा है ना, उस भाषा को एक्सपीरियंस करना होगा उसको मीनिंगफुल वेज में, जैसा कि मातृभाषा में कर रहा है। माता पिता बोल रहे हैं दूध पी लो, खाना खा लो, यहाँ मत जाओ, वहाँ बैठो, तो ये मीनिंगफुल वेज में वो एक्सपीरियंस कर रहा है इस लैंग्वेज को। अब वो चाहे किसमें हो, रिटन फॉर्म में हो या स्पोकन फॉर्म के अंदर। एंड सेकेंडली क्या है, उसने तो एक्सपीरियंस कर लिया, द लर्नर हिमसेल्फ हैव द अपॉर्चुनिटीज, अब स्टूडेंट के खुद के पास में अपॉर्चुनिटी होना चाहिए ऑफ परफॉर्मिंग, ऑफ ट्राइंग आउट हिज ओन स्किल्स, कि उसने जो सीखा, उसके मन में जो बातचीत गई है, उसको वो अभिव्यक्त कर सके। यदि आप किसी भी बालक को, वो बोल सकता है लेकिन अगर आप उसको बोलने के लिए मना कर दो, उसके मुँह पर टेप लगा दो, केवल उसको सुनाओ और उसको मत बुलाओ 3 साल तक, वो बालक डम हो जाएगा, गूँगा हो जाएगा। क्योंकि आप उसको बोलने नहीं दे रहे हो तो उसकी जो इंद्री है बोलने की वो काम नहीं करेगी, उसके सेंसेस जो हैं, जो दिमाग तक सिग्नल ले जाते पहुँचाते और लाते हैं, वो काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएँगे, इनएक्टिव हो जाएँगे। तो इसीलिए आपने लैंग्वेज को सुना, आपको लिसनिंग मिली, लेकिन लिसनिंग के साथ में ही ज़रूरी होगा कि आप उसको बोलो। तो ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है गाइस, याद रखो। पहली, एक ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें भाषा सुन पा रहा है, दूसरा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, ऐसा अवसर होना चाहिए, अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए, जहाँ वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहा है। और तीसरा, वो वहाँ पर गलती करे और उस गलती को हम क्या करें? सही कर दें। और ये सब कब पॉसिबल है? जब एक एनवायरनमेंट, प्रॉपर एनवायरनमेंट बच्चे को दिया जाता है। देखो, जब किसी घर के अंदर एक लड़का और लड़की है, लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है, तो लड़की क्या करेगी? लड़के को देखेगी। लड़का बोलता है मैं खाना खा रहा हूँ, तो लड़की भी क्या बोलती है? मैं खाना खा रहा हूँ। लड़का बोलता है मैं पानी पी रहा हूँ, लड़की भी क्या बोलती है? मैं पानी पी रहा हूँ। तो जैसे ही वो रहा हूँ, खाता हूँ, जाता हूँ, ऐसे बोलेगी तो उसके मम्मी-पापा उसको सही करें, नहीं बेटा तू जाता है नहीं है, भैया जाता है, तू जाती है। वो खा रहा है, आप खा रही हो। आपने जेंडर डिफरेंस उसको समझाना शुरू कर दिया। क्योंकि जब बालक पैदा हुआ है उसको नहीं पता है देयर आर कितने जेंडर हैं हमारे पास में, या जेंडर में लैंग्वेज में कैसे डिफरेंस होता है। इंग्लिश में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। ही इज़ ईटिंग और शी इज़ ईटिंग, बस ही और शी, क्योंकि जेंडर अलग हो गया। समझ गए? तो यहाँ क्रियाएँ नहीं बदल रही हैं, लेकिन ये डिफ़रेंस जो है, वो मिस्टेक जो है, वो एरर जो है, वो करेक्ट की जानी चाहिए। और अगर उस एरर को, उस मिस्टेक को करेक्ट नहीं किया, तो उस तरह की लड़की जो है, वो जीवन भर खाता हूँ, पीता हूँ ही बोलती रहेगी और दूसरे लोग जो हैं, उस पर हँसेंगे। So this is what guys a principle that is being followed by direct method, कि प्रॉपर एनवायरनमेंट जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि यदि सही एनवायरनमेंट नहीं होगा, भाषा कभी नहीं सीखी जा सकती, चाहे वो नेचुरल हो, मतलब नेटिव लैंग्वेज हो, या फॉरेन लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार प्रश्न भी पूछा गया है आप लोगों से। हैबिट फॉर्मेशन मतलब होता है आदत का निर्माण। हैबिट फॉर्मेशन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं आदत का निर्माण। देखो, लर्निंग अ लैंग्वेज
इज अ मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। भाषा सीखना आदत के निर्माण करने की बात है। इट्स जस्ट लाइक आज आप अपनी नेटिव लैंग्वेज बोल रहे हो, आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ रहा है क्या? आपको उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं क्या? किसी दूसरा लैंग्वेज में सोच रहे हो, फिर अनुवाद हो रहा है और फिर तुम उसको बोल रहे हो, नहीं। लेकिन इंग्लिश करते वक्त क्या होता है, अगर आपको 4 लाइन अंग्रेजी में बोलनी, आई, अब हो चरिया, आई आई एम, आई के साथ में ठीक है, आई एम प्रेजेंट कंटिन्यू, आई एम लर्निंग टीचिंग मेथड्स। अब आपको इतना प्रयास क्यों करना पड़ रहा है वहां पर? क्योंकि ये आपकी आदत में नहीं है। अगर मुझे केवल इसको हिंदी में बोलना है, मैं शिक्षण विधियां सीख रहा हूँ, तो मुझे क्या प्रयास करना पड़ा? नथिंग। मुझे क्या एफर्ट लगा? कुछ भी नहीं। तो अंग्रेजी से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि उनकी आदत में नहीं है, उस पर प्रयास करना पड़ता है, मेहनत लगती है। और दोस्तों, मेहनत से तो सभी डरते हैं। हर आदमी क्या चाहता है? ईजी वर्क। हर आदमी क्या चाहता है? बस एक कुर्सी पर बैठूं और बस पैसा आने लग जाए। हर आदमी चाहता है कि बस बिस्तर में पड़े रहे और खाते रहे, और लॉकडाउन ने ये करा दिया आप लोगों का सपना पूरा। एनीवेज, तो हैबिट फॉर्मेशन की तरह होता है ना? लर्निंग लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ स्किल लाइक, ये याद रखना, इज अ स्किल लाइक लर्निंग साइकिलिंग और स्विमिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है जब टेट था, रीट में नहीं था, लेकिन टेट में पूछा गया है कि लैंग्वेज को सीखना किसको सीखने जैसा है, तो ये साइकिलिंग या स्विमिंग को सीखने जैसा है। क्योंकि साइकिलिंग क्या होती है? हैबिट है। स्विमिंग क्या होती है? हैबिट है। ठीक है, आप देखोगे, बहुत सीधी सी बात है दोस्तों, आप लोग अगर किसी एक रास्ते पर, आप इंस्टीट्यूट पर पढ़ने आते हो, किसी जगह पर जाते हो आप, मान लो भारत अकेडमी या मेरे पास पढ़ने आते हो आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो, ये आपका घर है, आपके घर से ये हमारा इंस्टीट्यूट है, और आप रोज इसी रास्ते से इस तरह से यहाँ पर पहुँचते हो, राइट? अचानक से मम्मी ने कहा, बेटा तू एक काम करना, जब आए तो यहाँ से सब्जी लेता हुआ फिर घर आना, राइट? लेकिन अब आपकी आदत क्या पड़ी हुई है? आपकी आदत पड़ी हुई है बस इसी रास्ते से जाने की। तो आप कुछ भी सोचते हुए जाइए, आपकी गाड़ी, आपकी साइकिल अपने आप उस रास्ते पर मुड़ करके और घर पहुंच जाएगी। मम्मा को, बेटा सब्जी लिया, ओह भूल गए। क्यों? बिकॉज दैट वॉज इन योर हैबिट, वो तुम्हारी आदत बन गई थी, तुम्हें उसके लिए प्रयास ही नहीं करना पड़ा। यही चीज भाषा के साथ चले, है ना? लैंग्वेज शुड बी टॉट, भाषा को इस तरह से सिखाया जाए, इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट अ लिटिल और नो एफर्ट बी मेड ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर्स टू स्पीक, कि जब भी कोई लर्नर, सीखने वाला, इसको बोलना चाहे ना, तो उसके लिए कोई भी प्रयास उसे न करने पड़े, अधिक प्रयास उसे न करने पड़े। वही होता है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। कौन कौन सी हैबिट डेवलप कर सकते हैं? देखो, हैबिट ऑफ लिसनिंग टू साउंड, आवाज़ को सुनने की, और डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन साउंड, और उनके बीच में अंतर करने की। जैसे मान लीजिए आपको ये 2 शब्द मैंने दे दिए हैं, अब मैं बोल रहा हूँ आई वांट टू टेस्ट इट, या तुम्हारा टेस्ट हो गया क्या? और मैंने बोला तुम्हारा टेस्ट हो गया क्या? अब टेस्ट, टेस्ट, डिफरेंस देखो। टेस्ट, टेस्ट, अरे यार इसका टेस्ट खराब है, इसका टेस्ट, मैंगो का टेस्ट खराब है, तो ये गलत बोल दिया, मैंगो का टेस्ट खराब है। तो यही है लिसनिंग टू साउंड एंड डिस्टिंग्विशिंग, कि 2 आवाज़ों को सुनकर के उनके बीच में अंतर कर लेना, ये बालक की आदत में होना चाहिए, ताकि उसको तुरंत पता लग जाए कि टेस्ट और टेस्ट दोनों कहाँ पर यूज़ होने चाहिए। हैबिट ऑफ स्पीकिंग विद प्रॉपर इंटोनेशन एंड एक्सेंट, आप जब बोल रहे हो तो आपका लय जो होती है, या आपका जो लहजा होता है दोस्तों, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। हालांकि ये मुश्किल है, क्योंकि हमारी हैबिट, हमारा लहजा, हमारी मातृभाषा जो लोकल लैंग्वेज है, उस पर बहुत इफेक्ट डालता है। आप देखो, हिंदी भाषा के बारे में भी बात करो, हर जगह पर हिंदी बोलने का तरीका अलग है। अगर आप मेवाड़ की साइड में हैंगे होंगे तो आपका हिंदी बोलने का तरीका अलग है। ऐसे ही आप अगर बूंदी साइड चले जाओ तो हिंदी बोलने का तरीका अलग है। आप मारवाड़ चले जाइए तो हिंदी बोलने का तरीका अलग है। तो व्हेन वी हैव डिफरेंट एक्सेंट ऑफ आवर मदर टंग हिंदी, देन ऑब्वियसली जब आप इंग्लिश बोलते हो तो आपकी लोकल लैंग्वेज का प्रभाव उस पर जरूर होगा। अभी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसा बोलेंगे, हैबिट ऑफ स्पीकिंग विद प्रॉपर इंटोनेशन एंड एक्सेंट, ये हमारा लहजा होता है। लेकिन साउथ में हैबिट ऑफ स्पीकिंग विद प्रॉपर इंटोनेशन एंड एक्सेंट, बदल गया, बोला इसने यही लाइन, लेकिन तरीका बदल गया। तो ये साउथ इंडियन होंगे, समझ गए? तो ये एक्सेंट है। हम लोगों को आना चाहिए प्रॉपर इंटोनेशन, लाइक के साथ में और एक्सेंट के साथ में, इसकी आदत बालक में गिरनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। हैबिट ऑफ इमिटेशन, नकल करना, क्योंकि बालक सीखता ही इसी से है, और दोहराना। मातृभाषा कैसे सीखी? मदर टंग कैसे सीखा भाई? मदर टंग के लिए बालक ने मम्मा को सुना, सुना और क्या करा? कॉपी किया, कॉपी किया और दोहराया।
वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए कि जब भी आप मूवी देख रहे हो, आप किसी को बातचीत करते समय सुन रहे हो या आपने कहीं पर भी अंग्रेजी सुनी, आपको लगा कि ये वाक्य बहुत अच्छा है, मुझे काम में लेना है या इस वाक्य को ऐसे बोला जाता है, इस शब्द को ऐसा बोला जाता है, आप तुरंत क्या करिए, उसको कॉपी करिए और उसको दोहराइए। ये हैबिट होना चाहिए, ठीक है? तो दिस इज़ द हैबिट दैट शुड बी इनकलकेटेड, जो बच्चे में डेवलप होनी चाहिए। हैबिट ऑफ स्पेलिंग, क्योंकि अंग्रेजी की स्पेलिंग ही सब कुछ है। जैसे हिंदी में आपके लिए मात्राओं का ज्ञान आवश्यक है, वैसे ही अंग्रेजी में स्पेलिंग का ज्ञान आवश्यक है। अगर आपने ये स्पेलिंग लिखी है तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है मैसेज? नहीं, इसका मतलब है मसाज। मैसेज जो होती है उसकी स्पेलिंग तो ई लगता है, ए नहीं लगता। अब देखो तुमने इसकी जगह ये लिख दिया, मेरा मैसेज उसको दे देना, लेकिन मैसेज की जगह मसाज कर दिया तो हो गया अर्थ का ना। तो इंग्लिश में स्पेलिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं बता दूं, मेरी भी बचपन में स्पेलिंगों में एरर हुआ करती थी, लेकिन मेरी दोस्त की वजह से मेरी स्पेलिंग सही होने लगी। मेरी हर एक स्पेलिंग पर वो मुझे टोकता था, मुझे गलत ठहराता था, भैया गलत है, सही कर, इसको सही करा मैं। तो धीरे धीरे मेरी हैबिट पड़ने लगी कि मेरी स्पेलिंग सही होने लगी। क्यों गलत होती थी? क्योंकि स्पेलिंग जो है अंग्रेजी की, वो प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं, ये आप जानते ही हो। हैबिट ऑफ रीडिंग अलाउड विद एग्जैक्ट आर्टिकुलेशन, रीडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। अगर आप लोग रीड के अंदर या किसी भी परीक्षा में कभी भी आप सफल होना चाहते हो, तो आप लोगों को एक चीज डेवलप करनी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मतलब कि पढ़कर समझना। भाई तुम प्रश्न पढ़ रहे हो, आप लोग यूट्यूब पर आ रहे होगे ना, अभी शाम को 5 बजे हमारा यूट्यूब पर शिक्षण विधियों का जो क्लास होता है, शिक्षण विधियों की हम लोग जो प्रश्नोत्तरी रखते हैं जय भारत ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, आप नहीं आ रहे हैं तो उस पर आइए। आप लोग अगर वहाँ पर आओगे तो हम वहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से अगर किसी ने क्वेश्चन को सही तरह से अंडरस्टैंड कर लिया तो वो सही आंसर निकाल पाता है। अब किसी स्टूडेंट ने वहाँ नोट नहीं देखा तो वो गलत उत्तर दे दिया उसने। तो ये क्या है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कि तुम पढ़ के समझ पाए या नहीं पाए। तो बच्चे में आदत होनी चाहिए कि वो बोल करके पढ़ना, आर्टिकुलेटरी मतलब जो लय होती है पढ़ने की वो उसमें आनी चाहिए। दूसरी बात, साइलेंट रीडिंग, मौन वाचन, क्योंकि हमारा टारगेट जो होता है वो हमेशा मौन वाचन ही होगा। अलाउड पहले कराते हैं, मौन वाचन बाद में कराते हैं, लेकिन टारगेट हमेशा साइलेंट रीडिंग होती है। यूजिंग करेक्ट ग्रामर, सही व्याकरण का प्रयोग बालक को आना चाहिए। फॉर्मल इंग्लिश की बात करोगे तो इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ करेक्ट ग्रामर, लेकिन स्पोकन की बात करते हो तो करेक्ट ग्रामर का जरूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा टारगेट जो केवल लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं है, रीडिंग और राइटिंग भी होता है लैंग्वेज का एस्पेक्ट, राइट, और ये भी बालक में इंप्रूव होना चाहिए, और इन दोनों के लिए चाहिए करेक्ट ग्रामर। यूजिंग वर्ड्स इन देयर प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, मतलब सही शब्द का सही जगह पर प्रयोग, ये तो बिल्कुल जरूरी है। देखो जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, एक शब्द होता है कातिल, एक शब्द होता है हत्यारन। अब कातिल एक उर्दू शब्द है, हत्यारन एक हिंदी शब्द है। महिला के लिए कातिल इस्तेमाल कर सकते हैं और हत्यारन इस्तेमाल करते हैं। ये एक पति है और ये पत्नी बड़ी सुंदर दिख रही है, पति ने जाके उसको आज बोला, वाह आज तो तुम बड़ी हत्यारन लग रही। तो अब बताओ, पति राजी, पत्नी जो खुश हो जाएगी क्या? नहीं। लेकिन अगर यही पति इसको ये बोल दे, आज तो तुम बड़ी कातिल लग रही हो। अब देखो, सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग होना कितना जरूरी है, जबकि अर्थ दोनों का क्या है? सेम है। यही बात अंग्रेजी लैंग्वेज में भी चाहिए। प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग के आधार पर शब्दों का चुनाव बहुत जरूरी होता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का सही होना, तुम्हें भी उच्चारण के प्रश्न आएंगे। जैसे ये लिखा है, इसको ऑ व बोलते हैं, आप लोग ऑफ बोलते हो, ये ऑफ बोलोगे तो ये हो गया। आप लोग इसको क्या बोलते हो? विलेज, ये गलत है, इसका उच्चारण होता है विलेज। समझ गए? ये ए ई का साउंड दे रहा है दोस्तों, तो ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना की आदत बहुत जरूरी है। डिक्शनरी, क्योंकि बिना डिक्शनरी के आप सभी शब्दों के अर्थ नहीं जान पाएंगे, तो डिक्शनरी का आदत बच्चे को होना चाहिए। लाइब्रेरी जाने की आदत, और न्यूज़पेपर, जनरल, स्टोरी बुक्स, मैगजीन्स, इन सभी को पढ़ने की आदत बच्चे में डेवलप होनी चाहिए। तो रीडिंग, हम जो बात कर रहे हैं हैबिट फॉर्मेशन का, कि बालक में हैबिट फॉर्म की जाए, आदत का निर्माण किया जाए, ये सभी आदतें यदि बालक के अंदर आ जाएंगी दोस्तों, तो उसको प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। आज आप हिंदी का वर्ड बोलो, प्रयास, अभी मुझे सोचने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है व्हेन आई स्पीक इन हिंदी, बिकॉज आई नो कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लाइक इट्स माई हैबिट,
लेकिन आपको बताऊं, जब मैं स्टेज पर खड़ा होता हूँ, मैं जैसे ही माइक हाथ में लेता हूँ, मैंने आज तक माइक पर जब भी बोला है इंग्लिश में बोला, तो जैसे ही मैं स्टेज पर जाऊंगा ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से क्या निकल जाती है, अंग्रेजी। अब ये हैबिट बन गई है। अब मुझे वहां पर हिंदी के लिए प्रयास करना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है। अगर वहां पर लग रहा है कि यहाँ हिंदी मीडियम छात्र ज्यादा हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा, दिमाग को कहना पड़ेगा स्पीक इन हिंदी, स्पीक इन हिंदी, स्पीक इन हिंदी। एंड दैट टाइम आई हैव टू मेक एफर्ट, वहां मुझे एफर्ट करने पड़ते हैं। तो थिंग इज व्हाट गाइस, हैबिट एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल स्मूथ चलती है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और इंग्लिश भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब बोलें, बोलते वक्त नहीं लगे कि हमें कोई एफर्ट करना है, तभी तो भाषा बोलने में मजा आएगा। अगला देखो, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है, प्रॉपर ऑर्डर एंड प्रॉपर प्रपोर्शन। तो हमारी जो एस्पेक्ट्स हैं वो है लिसनिंग, और फिर बता रहा हूँ लिसनिंग को अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसका जो करेक्ट ऑर्डर होता है दोस्तों वो क्या है, LSRW। हिंदी में भी यही है, सु, हो, प, ली। ठीक है, जो हिंदी में वो इंग्लिश में। लेकिन J.A. ब्राइट महोदय जो थे, उन्होंने इसका सीक्वेंस बदल के LSWR कर दिया। उनको ऐसा लगा था कि अगर बच्चे को राइटिंग पहले आ जाएगी तो वो चिन्ह जो होते हैं, हमारे सिंबल जो होते हैं, राइटिंग सिंबल, उनको पहचानना जल्दी सीखेगा, तो रीडिंग ईजी हो जाएगा। लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल था थोड़ा सा, इसलिए फॉलो जो है वो LSRW को ही किया जाता है, LSWR को हम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, और हिंदी में जाओगे तो तुम्हें वहाँ मारिया मोंटेसरी का नाम मिलेगा J.A. ब्राइट की जगह। और दूसरी बात, प्रॉपर ऑर्डर के अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इनका जो अनुपात होता है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको किस एस्पेक्ट पर कितना दबाव देना है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, जब भी आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, लैंग्वेज पढ़ाते हो, आपको बराबर मात्रा में दबाव देना होगा हर एक एस्पेक्ट पर। देखो, एक अच्छे मेथड की पहचान जो है वो यही होती है जो चारों एस्पेक्ट को सिखाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक भी ऐसा मेथड नहीं है जो चारों एस्पेक्ट को सिखाए। कोई होगा जो रीडिंग पर दबाव देता है, कोई स्पीकिंग लिसनिंग पर देता है, कोई राइटिंग पर देता है। और इसीलिए कोई भी मेथड अपने आप में पूरा नहीं कहलाता। समझ गए? याद रखना, प्रॉपर ऑर्डर तुम्हारा हो गया है LSRW। और अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इसका अनुपात कितना होना चाहिए, किसको ज़्यादा सिखाना चाहिए, लिसनिंग को, स्पीकिंग को, रीडिंग को या राइटिंग को, तो आप वहाँ सिंपल सा जवाब देंगे कि चारों को बराबर मात्रा में सिखाना चाहिए। इनका जो अनुपात होता है वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है। हाँ, अनदर इंपॉर्टेंट, पैसिव एक्टिव वोकैबुलरी, डायरेक्ट मेथड इसका यूज करता है दोस्तों। पैसिव एक्टिव वोकैबुलरी का यूज कौन सा मेथड करता है, डायरेक्ट मेथड करता है। देखो, मैं बताता चल रहा हूँ कौन सा प्रिंसिपल कौन से मेथड में ज़्यादातर है, ताकि आप लोग वहाँ जब डायरेक्ट मेथड को पढ़ोगे, तो मैं वहाँ पढ़ाऊँ पैसिव से एक्टिव में आ जाती है वोकैबुलरी, तो तुमको याद रहना चाहिए, हाँ हाँ ये बताया था पैसिव एक्टिव क्या होता है। देखो, एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, और एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा। एक्ट निष्क्रिय का मतलब वो वोकैबुलरी जो आप लोग क्या करते हो, आप लोग पढ़ते हो और लिखते हो, लेकिन बोलते नहीं। और एक्टिव क्या है, जो आप लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो, एक्टिव वोकैबुलरी, वर्ड विच आर अंडरस्टूड एंड कॉन्स्टेंटली यूज्ड बाय द लर्नर इन स्पीकिंग एंड राइटिंग फॉर्म एक्टिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी बनाता कौन है, वो शब्द जो कि लर्नर के द्वारा लगातार बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, एक्टिव वोकैबुलरी। और पैसिव की बात करोगे तो वो शब्द विच आर रिकग्नाइज, पहचाने जाते हैं और समझे जाते हैं, मगर नेवर यूज्ड, यूज नहीं करता है बालक, न तो स्पीकिंग में न राइटिंग में, वो पैसिव बना लेता है। भाई एक छोटा सा एग्जांपल लो, तुम लोगों को इस शब्द का अर्थ तो पता ही है, कंफ्यूज। लेकिन तुम में से कितने लोग हैं कंफ्यूज, तो तुम रोज ही बोलते हो, और कंफ्यूजन हो रही हो यार, कई तरह इंग्लिश फर्स्ट ला सेकंड ला, कंफ्यूजन हो रही हो यार, इंग्लिश ला के संस्कृत ला, कंफ्यूजन हो रही हो, रीड पढ़ा भी कि ना पढ़ा, राइट। तब आप कंफ्यूजन पर जा रहे हो, आप इस शब्द को बार बार यूज कर रहे हो। लेकिन आप ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो परप्लेक्स को यूज कर रहे होंगे, कोई भी नहीं। ठीक है, लेकिन ये कहीं पर आ जाए तो तुम पहचान लोगे, या तुम इसको समझने का प्रयास करोगे, लेकिन तुम इसका प्रयोग कर रहे हो क्या, राइटिंग और स्पीकिंग में नहीं। तो ये परप्लेक्स तुम्हारी पैसिव वोकैबुलरी है और कंफ्यूज तुम्हारी एक्टिव वोकैबुलरी।
एक गुड लैंग्वेज टीचर का काम क्या होता है? वो मूव कराए, स्विफ्ट का मतलब होता है मूव, वो मूव करे किसको? पैसिव वोकैब्युलरी को एक्टिव वोकैब्युलरी में। और वो ऐसा कब करेगा? जब वो किस में बात करेगा? इंग्लिश में। इंग्लिश में बात करेगा और बच्चों को कहेगा कंफ्यूज तो तुम्हें आता है, तुम्हें क्या प्रयोग करना है? कंफ्यूज की जगह परप्लेक्स। तो वो बच्चों को मोटिवेट करेगा इस शब्द को यूज करने के लिए। अब जैसे जैसे ये शब्द यूज होने लगा तो ये शब्द आपका पैसिव वोकैब्युलरी से कहां पर जाने लग गया? एक्टिव में जाने लग गया। ठीक है, चलो तो इतना आज के लिए बहुत है। अगले मैथड पर, अगले प्रिंसिपल पर अगली क्लास में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कोई डाउट रहता है पूछते रहिए।